नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि शासन के प्रकार कितने होते हैं। हमने कल की कक्षा में इनको थोड़ा सा समझा था कि संसदीय शासन प्रणाली होती है और एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंटल। ठीक है, ये संसदीय शासन प्रणाली कौन कौन से देश में है? ब्रिटेन में, भारत में और कनाडा में। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पर है? हमारी यूएसए में, ब्राजील में, रूस में और श्रीलंका में भी कौन सी प्रणाली है? हमारी अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ठीक है, इसमें इन दोनों में एक जो सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो हमारा क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें संवैधानिक अध्यक्ष भी और जो वास्तविक अध्यक्ष दोनों कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर है ये। अब हम आते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को हम कौन से भाग में पढ़ते हैं? भाग 5 में हम इनको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 से 78 में इनको पढ़ा जाता है। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। वो उनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं वो उसको यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कौन सी बात थी? हमारी आर्टिकल 53 पार्ट 1 में कही गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? हमारी राष्ट्रपति में निहित होगी। और उनका यूज वो चाहे तो स्वयं करेगा या फिर क्या है जो उसके अंडर अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो करेंगे। और आर्टिकल 53 का पार्ट 2 क्या कहता है? क्लोज 2 क्या कहता है कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, जो हमारी तीनों रक्षा बल हैं, उनका चीफ कमांडर कौन होगा? हमारा राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद का तो समझ में आ गया, इसकी बनने की योग्यता क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी हमें योग्यताएं देखनी है। सबसे पहली योग्यता तो क्या हो सकती है? आप सबको पता होगा कि वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। और भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो एक व्यक्ति चाहे कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसके लिए कोई भी कानून नहीं है, अनलिमिटेड लड़ सकता है वो, अनलिमिटेड बार क्या है राष्ट्रपति बन सकता है। और क्या है वो लोकसभा में क्या है चुने जाने की योग्यता रखता हो कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लोकसभा में एक सीट अपनी ले सकता है। और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लाभ का पद है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है, हमारे फिर संविधान निर्माताओं ने इसको डिफाइन ही नहीं किया कि लाभ का पद क्या है। प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सीएम हो, सबको सैलरी मिलती है, तो ये लाभ का पद तो हुआ ना। लेकिन क्या है लाभ का पद का इसमें मतलब क्या निकाला जाता है कि वो किसी दूसरी जगह से सैलरी प्राप्त नहीं करते, वो सिर्फ राष्ट्रपति है तो अपने पद से ही वो क्या ले, वेतन प्राप्त करे। ठीक है, और एक देखो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें भारत के नागरिक में और जो भारत का राष्ट्रपति है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? यूएसए में भी कहा गया कि जो यूएसए का जो राष्ट्रपति होगा वो यूएसए का नागरिक होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है कि वो उसका जन्म यूएसए में ही होना चाहिए। ठीक है, जन्म से यूएसए में होना हो। और भारत में क्या है, चाहे वो जन्म से हो या फिर
प्रकटीकरण से हो, दोनों माने जा सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या फर्क है, वो जन्म से, उसका जन्म यूएसए में होना चाहिए, तब वो क्या है राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ सकता है। और भारत में चाहे जन्म से हो या फिर प्रकटीकरण से, दोनों के द्वारा क्या है इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है। और आगे क्या है कि राष्ट्रपति को इलेक्शन लड़ने से पहले 15,000 जमानत राशि चाहिए। कितनी? 15,000। और क्या है, और 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। इनका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होगा उसके लिए जो 50 प्रस्तावक का मतलब क्या है कि 50 सांसद होने चाहिए कि आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो हम आपको वोट पक्का देंगे, हम ये लिखित रूप में देते हैं कि हम आपको हमारी वोट आपके लिए पक्की है। और अनुमोदक क्या कहते हैं, इनकी वोट पक्की है तो हम भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, ठीक है। और रूल क्या लागू होता है कि अगर राष्ट्रपति जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है वो 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है तो उसको जो जमानत राशि है ना वो अपनी क्या करवानी पड़ेगी, जब्त करवानी पड़ेगी कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मुझे 1/6 से कम वोटें मिली है, मैं अब क्या है अपनी जमानत राशि तुम्हें सौंपता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या थी, इसकी योग्यताएं थी। अब बात आती है मेनली राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसको हम समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो क्या है, आर्टिकल कौन से में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54 में। और योग्यता जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी आर्टिकल 58 में थी, ठीक है। अब जो हम क्या है, हमारा देश कैसा है, गणतंत्र है। कैसा देश है हमारा, गणतंत्र। और गणतंत्र में जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। क्या है, प्रथम नागरिक क्या होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है, इलेक्टेड होता है। और इलेक्ट कौन करता है उसको, एमपी और एमएलए। कौन करता है, एमपी और एमएलए करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा, हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया है, एमएलए और एमपी ने। अरे भैया तुमने ही तो इनको भेजा है ना, तुमने ही तो इलेक्शन में भाग लिया था, तुमने ही तो एमएलए और एमपी को बनाया है, लोकसभा के सदस्यों को बनाया, विधानसभा के सदस्यों को बनाया, तुमने ही तो बनाया है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रथम नागरिक चुना जाता है। कौन होता है वो, राष्ट्रपति। क्या नाम होता है उसका, राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्शन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ये कैसा चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष कैसे हुआ कि हमने तो कौन चुना, एमएलए चुना, एमपी चुना, और हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कौन चुना गया, हमारा राष्ट्रपति चुना गया। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जो ये एमपी होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और जो एमएलए होते हैं वो क्या है, हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं। फिलहाल इनकी कितनी है संख्या, 543, और इनकी कितनी है, हमारी 4123 एमएलए आज भारत में हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि ये एमएलए और एमपी सभी इनको काउंट किया जाता है क्या, नहीं, सिर्फ ये कौन से होते हैं, हमारे निर्वाचित होते हैं। कि जो निर्वाचित एमएलए हैं और निर्वाचित एमपी हैं वही क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब एमएलए की वोट काउंट कैसे की जाती है, मतलब इतने थोड़े से लोग क्या पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। इनकी वोट कैसे काउंट की जाती है कि राज्य की जनसंख्या भाग में जो निर्वाचित विधायक हैं, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, और गुणा में 1000 ऐसे निकाली जाती है इनकी कि एक एमएलए कितनी जनसंख्या के बराबर होता है हमारा
तो इसका अब आपके मन की राज्य की जनसंख्या तो हर 10 साल में बदलती रहती है मैम, तो ये कैसे डिसाइड होता है? इसके लिए क्या है, हम 1971 में क्या था, जो 1971 में जो जनसंख्या थी ना, उसको माना जाएगा कि राज्य की जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग थी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि राजस्थान में कितने हैं विधानसभा की सीटें निर्वाचित, 200 हैं, और गुना में कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, और राज्य की जनसंख्या कितनी थी हमारी, 2,57,00,000 थी। कितनी थी? 2,57,00,000 थी। तो 3 0 से 3 0 और 2 0 से 2 0 कट गई, तो लगभग 129 के आसपास आ गई, मतलब 1,29,000। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 129 बोल देते हैं कि एक एमएलए की वैल्यू कितने लोगों के बराबर है, 129 लोगों के बराबर है। ऐसे एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, और अब आपके मन में सवाल पैदा हो कि मैम ये जो एमपी इनकी तो 543 जनसंख्या है और इनकी क्या है, इनकी है 4123, तो ये कैसे मेंटेन होगा? लेकिन ये क्या है, 543 बराबर किसके होते हैं, 4123 के। इसका मतलब क्या है कि एक एमपी कितनों के बराबर होता है, 8 एमएलए के बराबर होता है। ठीक है, 8 एमएलए बराबर कितना होता है, एक एमपी होता है। ठीक है, अब क्या है, अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ कि एमएलए की तो आपने सिखा दी, अब एमपी की कैसे निकाली जाती है वोट? एमपी की कैसे निकाली जाती है, 1 मिनट रुको। एमपी की निकाली जाती है हमारी, जो ये 4123 वोट हैं, इनकी वोट की वैल्यू, और फिर क्या होता है हमारा सांसदों की संख्या। जो हमारे सांसद हैं उनकी क्या होती है, निर्वाचित सांसदों की संख्या, और होता है हमारा ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एक सांसद के वोट के बराबर होता है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो ये एमएलए है, जो ये विधानसभा है, हमारी यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल है। कौन कौन सी? दिल्ली और पांडुचेरी इसमें क्या है हमारी शामिल की जाती है। 2019 में क्या है, जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, वहां भी क्या है, विधानसभा है। क्या, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अभी तक इसने क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आने वाले टाइम में करेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल कौन कौन है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, यही क्या है, सिर्फ इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि मैम हम सीधा जाकर वोट क्यों नहीं करते, हम अप्रत्यक्ष तौर से क्यों करते हैं? इसका जवाब क्या है, इसका कारण क्या है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं? क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, डी ज्यूरे हेड होता है। वो कौन सा हेड होता है, डी ज्यूरे हेड। इसका मतलब क्या है कि इसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, ये तो हमारा सिर्फ रबर स्टैंप है कि हमने स्टैंप लगवा ली और हमारा काम खत्म। वास्तव में जो इसकी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो कौन है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के द्वारा लीड की हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको क्या करती है हमारी, वो रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आपके मन में फिर सवाल पैदा हुआ, फिर रिप्रेजेंट तो राष्ट्रपति कर रहा है ना, तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आनुपातिक पद्धति। क्या बोलते हैं, आनुपातिक पद्धति बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्शन की हमने 2 बातें समझ ली कि राष्ट्रपति में हमने क्या क्या समझ लिया, 2 बातें कि राष्ट्रपति का इलेक्शन 3 टाइप से होता है, हमने 2 टाइप समझ लिए हैं। एक तो इसका इलेक्शन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और दूसरा क्या होता है, आनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति ये रिप्रेजेंटेशन करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आनुपातिक पद्धति बोलते हैं। और कल हम समझेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में हम कल समझेंगे। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।